ध्रुव भागते हुए जैसे ही झरने के पास पहुंचा तो उस झरने को देखकर ध्रुव का मुंह खुला का खुला रह गया। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी का वैसा झरना उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। और ये सिर्फ एक मामूली पानी का झरना नहीं था, बल्कि झरने के पानी में तो चांदी मिली हुई थी, जो एक ऊंचे पहाड़ से लगातार पानी के साथ बह रही थी। उस ऊंचे पहाड़ से गिरता हुआ पानी एक बड़े से पत्थर पर टकराते हुए इधर उधर बौछार मार रहा था। तभी ध्रुव ने देखा कि उस झरने के दोनों तरफ ऊंचे पहाड़ थे, जिस पर लगातार पानी पड़ने की वजह से उनमें बहुत से बड़े छेद हो गए थे। ये छेद इतने बड़े थे कि कुछ ने तो गुफाओं का रूप तक ले लिया था। झरने के उस पार पहाड़ पर बनी गुफा को देखते हुए ध्रुव खुशी से पागल होने लगा। वो उछल उछल कर सबको बताना चाह रहा था कि आखिर उसे ट्रेनिंग के लिए सबसे अच्छी जगह मिल ही गई थी। वो समझ गया कि गुफा को चट्टानों से ढककर वो खुद को तिलस्मी जानवरों के हमले से आसानी से बचा पाएगा, और इसलिए अब वो अपना पूरा ध्यान अपनी ट्रेनिंग में लगा सकता था। इसी खुशी में हवा में उछलते हुए ध्रुव ने चिल्लाया, आखिर मुझे ट्रेनिंग की जगह मिल ही गई। ये कहकर ध्रुव ने थोड़ा आगे आकर ठंडे पानी की बौछारों को अपने चेहरे पर महसूस किया, जिससे उसकी मुस्कुराहट रोके नहीं रुक रही थी। फिर जैसे ध्रुव को कुछ याद आया और उसने तुरंत अपनी स्टोरेज अंगूठी रगड़ते हुए उसमें से 2 कागज के टुकड़े बाहर निकाले। ये कागज उसे पूर्वजों की गुफा से मिले थे, और क्योंकि पहले कुछ वक्त से ध्रुव खतरे से घिरा हुआ था, इसलिए उसे ये कागज पहले देखने का वक्त नहीं मिला। लेकिन अब जो कि उसे एक जन्नत जैसी शांत जगह मिल गई थी, तो उसने बिना वक्त जाया किए कागज को पढ़ना शुरू किया। कागज को पढ़ने के बाद ध्रुव झरने के उस पार जाने का रास्ता ढूंढने लगा। फिर जब उसे झरना पार करने का रास्ता दिखा तो वो उस पर अपना हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था, ताकि कोई तिलस्मी जानवर उस पर अचानक से हमला न करते। चलते चलते अपने चारों ओर मौजूद खूबसूरती को निहारते हुए ध्रुव आखिरकार झरने के उस पार पहुंच ही गया। वहां पहुंचकर ध्रुव ने देखा कि वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि ऐसी बहुत सी गुफाएं थी जिसमें वो खुद को ट्रेन कर सकता था, और इसलिए ध्रुव आराम से ट्रेनिंग के लिए गुफा चुनने में लग गया। तभी ध्रुव को एक ऐसी गुफा दिखी जो बाकियों से थोड़ी ऊपर लगभग 5 से 6 मीटर के फासले पर थी। फिर ध्रुव ध्यान से पत्थरों पर तैरते हुए उस गुफा की तरफ जाने लगा। वो बहुत धीरे कदम रख रहा था, क्योंकि एक गलती उसे उस गहरे झरने में ले जाती जहां से जिंदा वापस आने की उम्मीद फिलहाल बहुत कम दिखाई दे रही थी। फिर जैसे ही वो गुफा के बिल्कुल नजदीक पहुंचा तो उसने एक गहरी सांस लेकर किसी बंदर की तरह गुफा के लिए छलांग लगाई, और वो काफी आसानी से गुफा के मुख्य द्वार तक पहुंच गया। उसके बाद ध्रुव जैसे ही गुफा के अंदर गया तो उसे एक ठंडी हवा का झोंका अपने चेहरे पर महसूस हुआ। फिर उसने देखा कि वो गुफा जो बाहर से थोड़ी छोटी दिख रही थी, वो अंदर से काफी बड़ी थी। ये देखकर ध्रुव मुस्कुराने लगा, क्योंकि इतनी बड़ी जगह में सिर्फ अकेले वो रहने वाला था। इसी खुशी में ध्रुव ने नजरें घुमाते हुए गुफा की जमीन की ओर देखा कि कहीं वहां कोई तिलस्मी जानवर पहले से तो नहीं रह रहा था। फिर जब उसे पूरी गुफा में किसी जानवर के निशान नहीं दिखे तो उसने एक राहत की सांस ली, और फिर वो गुफा की सफाई करने में लग गया। ध्रुव ने उस गुफा की अच्छी तरह से सफाई की, और फिर अपनी स्टोरेज अंगूठी में से वहां रहने का सामान निकालकर उसने अपने सोने के लिए एक नरम सा गद्दा बिछाया। ऐसा करने के बाद ध्रुव ने एक बड़ी सी चट्टान को लुढ़काते हुए गुफा के मुख्य द्वार को बंद कर दिया, ताकि उसके अलावा वहां कोई भी आ जा ना सके। फिर उसने चट्टान को थोड़ा सा खिसकाकर अपने आने जाने के लिए जगह बनाई, और फिर वो अपने हाथों से धूल झाड़ने लगा। ध्रुव ये बात अच्छी तरह से जानता था कि वो इस गुफा में काफी वक्त बिताने वाला था, और इसलिए वो अपनी सुरक्षा का खास ध्यान रख रहा था। हाथ से धूल झाड़ने के बाद ध्रुव उस गुफा को ध्यान से देखने लगा, और फिर आगे आकर उसने अपनी अंगूठी से 3 चमकीले मोती निकाले जो उसने पूर्वजों की गुफा से उठाए थे। ये मोती निकालने के बाद उसने उन्हें दीवारों पर अच्छी तरह से लगा दिया, जिससे वो गुफा अंदर से जगमगाने लगी। फिर जब ध्रुव ने थोड़ा पीछे जाकर पूरी गुफा को एक बार फिर से देखा तो उस नई दिख रही गुफा को देखकर ध्रुव खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। फिर एक लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए ध्रुव उस नरम से गद्दे पर बैठ गया। कुछ देर खाली बैठने के बाद ध्रुव ने पालती मारकर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू किया। वो शक्तियों के इस्तेमाल से अपनी शारीरिक और मानसिक थकान दूर करना चाह रहा था, जो वो कुछ दिनों से महसूस कर रहा था। फिर जैसे ही ध्रुव ध्यान मग्न हो गया और उसकी सांसों की उथल पुथल थमने लगी, तो धीरे धीरे ध्रुव के चारों ओर शक्तियां मंडराने लगी। वहीं ध्रुव के शरीर के अंदर उसे शक्तियां अपने रोम रोम से निकलती हुई समझ आने लगी। वो चुपचाप अपनी शक्तियों की ट्रेनिंग करता रहा, और फिर अचानक उसे अपनी नाभि में शक्तियों का बवंडर सा बनता हुआ महसूस होने लगा। धीरे धीरे शक्तियों के घूमने की रफ्तार बढ़ती गई, जिसके एहसास से ध्रुव मन ही मन खुश होने लगा। उसे याद आया कि जब उसने एकलव्य रैंक हासिल किया था तो उसकी शक्तियां सफेद रंग की दिखती थीं, लेकिन अब उनका रंग बदलकर हल्का पीला होने लगा था। इसके साथ ही उसे यह भी समझ आ रहा था कि शरीर में शक्तियों के बहने की रफ्तार भी पहले से 10 गुना ज्यादा हो गई थी। इसी एहसास को महसूस करते हुए ध्रुव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही सबसे पहले ध्रुव को अपने शरीर से निकलती शक्तियां दिखाई दी, जिसे देखकर वो मुस्कुराने लगा। उसके मुस्कुराने के पीछे एक और वजह थी, और वो वजह ये थी कि शक्तियों के शरीर में बहने से ध्रुव की थकान पूरी तरह से गायब हो गई थी। एक बार फिर खुद को तंदुरुस्त महसूस करते हुए ध्रुव ने मन ही मन सोचा कि उसे अब 6 सितारे हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता, और शायद सिर्फ 1 या 2 महीनों में वो 5 सितारों से 6 सितारों वाला एकलव्य कहा जाने लगेगा। सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि ये 6 सितारे उसकी पीठ पर टंगे पत्थर के बावजूद होंगे।
क्योंकि अगर ध्रुव ने उस पत्थर को अपनी पीठ से अलग किया तो उसके 6 सितारे भी किसी के 8 सितारों के बराबर हो जाएंगे। लेकिन अभी भी उसे एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना था, और वो चुनौती थी अपनी रोशनी का रैंक बढ़ाना। क्योंकि ध्रुव की रोशनी अभी शुरुआती लेवल से थोड़ी ही ऊपर थी, और अगर वो उसे बढ़ा लेता है तो उसके लिए और बहुत सी चुनौतियां बिल्कुल आसान हो जाएंगी। फिर अपनी शक्तियों को काबू करते हुए ध्रुव ने अपनी हथेली पर काले रंग का कागज रखा। ये कागज वही क्लास 2 की उड़ने वाली तकनीक थी जो ध्रुव ने गुफा में हासिल की थी। वो जानता था हर कोई आसमान में उड़ने का सपना जरूर देखता था, और ऐसा ही सपना कभी ध्रुव ने भी देखा था। लेकिन आज जो वो सपना सच होने वाला था तो ध्रुव के चेहरे पर एक अलग ही खुशी झलकने लगी। ध्रुव जानता था कि खतरनाक जानवरों से बच निकलने का सबसे अच्छा तरीका उड़कर ही था, जो उसने खुद कुछ वक्त पहले अपनी आंखों से देखा था। अगर उस रात डॉक्टर परी के पास वो नीले रंग का चील नहीं होता तो गुफा से भागने में दोनों को बहुत तकलीफ होती, या शायद वो लोग भाग ही ना पाते। मार्कस पर शक्तियों के इस्तेमाल से पंख बनाना सिर्फ सबसे ताकतवर लोगों को ही आता था, जो कम से कम शक्तिमान रैंक के थे। बाकी लोग सिर्फ आसमान में दूसरों को उड़ते हुए देख आह भरते रहते। लेकिन किस्मत से ध्रुव को एक खास उड़ने की तकनीक मिल गई थी, जिसके इस्तेमाल से वो भी आसमान में उड़कर बादलों को महसूस कर सकता था। अपने इसी सपने को पूरा करने के उत्साह से ध्रुव ने वो कागज का टुकड़ा धीरे धीरे खोलना शुरू किया। फिर जैसे ही उसने वो कागज का टुकड़ा पूरी तरह से खोला तो उसे कागज के अंदर से 2 जादुई काले रंग के चील पंख दिखाई दिए, जिसे वो अचानक से देखकर घबरा गया। वैसे वो पंख ज्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन उनमें से एक अजीब सी गर्माहट निकल रही थी जो ध्रुव महसूस कर पा रहा था। फिर ध्रुव अपने आप को संभालते हुए चील के उस काले पंख को गौर से देखने लगा। उसने देखा कि वो काले पंख बैंगनी रंग के बादलों पर टिके हुए थे, जो हवा में तैरते हुए समझ आ रहे थे। उसके बाद ध्रुव ने पंखों की तरफ नजरें घुमाई तो उसकी चमक को देखकर ध्रुव समझ गया कि वो पंख काले रंग के लोहे से बने हुए थे। ये लोहा एक खास तरह का लोहा था जो आसानी से नहीं मिलता था। वो लोहा हल्का गर्म था, जिस वजह से ध्रुव को भी गर्माहट महसूस हुई थी। फिर उस पंख के बिल्कुल करीब जाते हुए ध्रुव ने उसे थोड़ा ठंडा करने के लिए फूंक मारी, लेकिन जैसे ही ध्रुव ने फूंक मारी तो वो डर के मारे अचानक 2 कदम पीछे हट गया। उसके डरने की वजह ये थी कि ध्रुव के फूंक मारते ही वो जादुई पंख फड़फड़ाने लगे, जैसे कि वो किसी असली चील के थे। इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखते हुए ध्रुव उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। फिर फड़फड़ाते पंख को देखकर ध्रुव की नजर पंख के किनारे लिखे शब्दों पर गई और वो उसे पढ़ने की कोशिश करने लगा। पर्पल क्लाउड ब्लैक फायर ईगल। ध्रुव के इतना कहते ही वो फड़फड़ाते पंख अचानक से थम गए, और ये देखकर ध्रुव ने आगे आकर उसमें लिखी बाकी चीजें पढ़ना शुरू किया। ये पंख एक तिलस्मी चील के हैं जो रैंक 5 का उड़ने वाला जानवर था। तिलस्मी जानवरों के इतिहास के मुताबिक ये एक खतरनाक तिलस्मी जानवर फोनिक्स के वंशज होते हैं, और सारे उड़ने वाले तिलस्मी जीवों में ये सबसे ज्यादा तेज रफ्तार से उड़ सकता है। और कुदरत से ये चील शातिर और बेरहम दोनों है। इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन था, और ये सिर्फ अंबर पर्वत के पास के इलाकों में ही पाया जाता है। ये पढ़ते ही जैसे ध्रुव के होश उड़ गए और उसने हैरानी में अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, रैंक 5 का तिलस्मी जानवर। ध्रुव को इस बात पर हैरानी इसलिए हो रही थी क्योंकि रैंक 5 के तिलस्मी जानवर का मतलब था कि उस जानवर की ताकत एक शक्तिमान की ताकत के बराबर थी। उसके बाद ध्रुव ने तुरंत खुद पर काबू पाते हुए उस काले कागज में लिखी चीजों को आगे पढ़ना शुरू किया। इस तकनीक का नाम ईगल विंग्स है, जिसे पर्पल क्लाउड विंग्स भी कहा जाता है। सच कहूं तो दोस्तों, मुझे इस काले चील को पकड़ने में पूरे 3 साल लग गए, और इसमें मुझे अपने 4 दोस्तों की मदद भी लेनी पड़ी। फिर एक खास तकनीक की मदद से मैंने और मेरे बाकी साथियों ने इस तकनीक को तैयार किया है, जिसकी मदद से कोई भी आसमान में उस जादुई चील की तरह उड़ सकता है। लेकिन मैंने इसे अपनी शक्तियों से ऐसा कर दिया है कि इस तकनीक को सिर्फ एक सच्चा इंसान ही सीख सकता है। इतना पढ़ते ही ध्रुव एक बार फिर हैरान हो गया, और इसी हैरानी में उसने कहा, कितना जाबाज था ये इंसान जो एक शक्तिमान रैंक के चील को पकड़ पाया। ये तो सचमुच मेरी सोच से भी परे है। ध्रुव चाहकर भी खुद को हैरान होने से नहीं रोक पाया था, क्योंकि ये चीज ही ऐसी थी जो ना तो उसने कभी सुनी थी और ना ही वो कभी ऐसा कुछ सोच पाया था। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि आखिर उस इंसान का रैंक क्या होगा जिसने इस रैंक 5 के चील को पकड़ा था और ये तकनीक इजाद की थी। यही सोचकर ध्रुव ने कागज में से अपनी नजरें हटाते हुए एक बार फिर पंख के पास जाना शुरू किया। ऐसा इसलिए क्योंकि ध्रुव वो काले बैंगनी रंग के पंख को छूकर देखना चाह रहा था। फिर ध्रुव ने उस पंख को छूकर उस पर धीरे धीरे अपना हाथ फेरना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसे उस पंख का स्पर्श समझ आने लगा तो उसने तुरंत चौंकते हुए अपना हाथ वापस लेते हुए कहा, ये पंख तो उस चील के असली पंख है, लेकिन फिर ये पंख अपने आप कैसे फड़फड़ाने लगे थे। ये सोचते हुए ध्रुव ने धीरे से एक बार फिर पंख को अपने हाथ से सहलाना शुरू किया कि तभी वो पंख जरा सा फड़फड़ाया। ये देखते ही ध्रुव ने एक बार फिर झटके से अपना हाथ वापस लेते हुए कहा, इसका मतलब इन पंखों में अभी भी जान बाकी है। पंख के अचानक फड़फड़ाने से ध्रुव को हैरानी तो हुई थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल तेज धड़कने लगा था, जैसे कि उसे अंदाजा लग गया था कि पंखों के अंदर कोई जान छिपी हुई थी। तभी अंगूठी में से अचानक विदुर की आवाज आई, ध्रुव तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो,
पंख के अंदर एक जान छिपी हुई है, लेकिन इस वक्त वो बेहोश पड़ी हुई है। विदुर की बात सुनकर ध्रुव ने सवाल किया, बेहोश पड़ी हुई है मतलब? इस पर विदुर ने ध्रुव को जवाब देते हुए कहा, मुझे लगता है ऐसा उस खास तकनीक की वजह से है जो इस तकनीक को इजाद करने वाले ने इस्तेमाल की थी। अरे हाँ, इसका मतलब है कि उसने चील को मारा ही नहीं, बल्कि शक्ति से उसके पंख और आत्मा निकालकर उन्हें एक कर दिया है। और जाहिर सी बात है कि ऐसा कुछ करने के लिए बहुत ही खास तकनीक की जरूरत होती है, तभी ये उड़ने वाली तकनीक काम करती है। इसलिए तुम्हें उड़ने वाली ज्यादा तकनीकें नहीं मिलेंगी, क्योंकि इसे बनाने के लिए वैसी खास तकनीक का ज्ञान होना भी जरूरी है। ये सुनकर ध्रुव थोड़ा परेशान दिखने लगा। फिर उसने इसी परेशानी में विदुर से हिचकिचाते हुए सवाल किया, अगर ऐसा है तो आचार्य, क्या ऐसी तकनीक सीखना सही रहेगा? मेरा मतलब है कि कहीं इसके इस्तेमाल से कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? इस पर विदुर ने हंसते हुए ध्रुव के सवाल का जवाब दिया, मैसोडोरिया का शिरोमणि आत्माओं से डरता है क्या? वैसे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिस आत्मा की हम बात कर रहे हैं वो उसी तिलस्मी चील की है जिसे बिना मारे उसके पंख निकाले गए थे, लेकिन इतने साल तक बेहोश रहने की वजह से उसके दिमाग में सिर्फ उड़ना बचा होगा, बाकी सब उसके दिमाग से मिट चुका होगा। इसलिए तुम्हें बदले की फिक्र नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना ध्रुव, जब भी तुम इस तकनीक का इस्तेमाल करो तो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये कोई मामूली तकनीक नहीं बल्कि एक बहुत ही ताकतवर तकनीक है। ऐसी तकनीक जिसे काबू करना किसी के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। तो क्या ध्रुव इस तकनीक को सीख पाएगा और उड़ पाएगा खुले आकाश में? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा का अगला